हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, तो इसके संबंध में कुछ जानकारी और नोट कर लेते हैं कि हरिहर एवं बुक्का कौन थे। हरिहर एवं बुक्का के बारे में जानकारी नोट कर लेते हैं। देखिए, हरिहर एवं बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो आपकी 1336 ईस्वी में की थी। और ये हरिहर हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? जिनका वंश था संगम वंश। ठीक है, संगम वंश के थे। इसके अलावा बात करें कि हरिहर एवं बुक्का ने अपनी राजधानी कौन सी जगह बनाई थी, तो इनकी राजधानी थी वो थी आपकी हम्पी, जो कि कितने रुपए के नोट पर है अभी वर्तमान में, जो कि आपके 50 रुपए के नोट पे छपी हुई है। ठीक है, 50 रुपए नोट पे छपी हुई है। इसके अलावा और ऑप्शन की बात करें तो इल्तुतमिश दे रखा है। तो इल्तुतमिश के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि इल्तुतमिश था, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। इसके बाद इसने एक प्रणाली शुरुआत की थी, उस प्रणाली का नाम क्या है? उस प्रणाली का नाम है एकता प्रणाली। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। इसके अलावा इसने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का चलाया था और एक आपका तांबे का चलाया था। तो जो चांदी का सिक्का था उसको बोलते हैं हम टंका, उसका नाम क्या था? टंका था। जो तांबे का था उसका नाम था जीतल। इसके अलावा इसने एक दल का गठन किया था, उस दल का नाम क्या है? उस दल का नाम है चालीसा दल। चालीसा दल का गठन करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो आपका इल्तुतमिश था। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि चंगेज खान ने किसके समय आक्रमण किया था, तो जो चंगेज खान ने आक्रमण किया था, चंगेज खान ने जो आक्रमण किया था वो इसी के समय किया था, इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खान ने आक्रमण किया था। इसके अलावा इसकी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कौन थी? जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, एकमात्र महिला शासिका। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं इसके बारे में, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके अलावा बात करें, इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसे देखिए, सिकंदर लोदी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसने आगरा शहर बसाया था। जो आगरा शहर है जो कि यूपी में ही है, इसकी स्थापना की थी इसने 1504 में। ठीक है, ये अपनी पुस्तकें लिखता था, कुछ रचनाएं लिखता था, कविताएं लिखता था। वो किस नाम से लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से अपनी रचना लिखता था, गुलरुखी नाम से रचनाएं लिखता था। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1942 में हुआ था। यदि एक्चुअल डेट की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को इसकी क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उस समय उस समय वायसराय कौन थे? तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लिंगनिथ गो। ये कौन थे? भारत के वायसराय थे। इसके अलावा बात करें तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस समय एक ऑपरेशन चला था अंग्रेजों के द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ये ऑपरेशन में क्या हुआ था? इस ऑपरेशन में जो महत्वपूर्ण नेता थे उन सबको उठा के जेल में बंद कर दिया गया था, वही था ऑपरेशन जीरो आवर। इसके अलावा और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में? तो देखिए, आपको और बता देता हूँ फैक्ट। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन पीएम कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस समय जो रेडियो को प्रसारण करने वाली महिला कौन थी? तो रेडियो पर प्रसारण करने वाली महिला थी, उस समय रेडियो को प्रसारण करने वाली जो एकमात्र महिला थी वो कौन थी? वो थी आपकी उषा मेहता। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो प्रसारण प्रसारण किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि
कि गांधी जी को किस जेल में बंद किया गया था? तो गांधी जी को कहाँ पे बंद किया गया था? तो गांधी जी को बंद किया गया था, गांधी जी को आगा खां पैलेस, आगा खां महल, जो कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है। ठीक है, और पुणे आपको पता ही कहाँ पड़ता है? पुणे पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, आगा खां महल महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत छोड़ो आंदोलन, सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू कहाँ स्थित है? तो ये बेल्जियम में पड़ता है। और बेल्जियम किस महाद्वीप में पड़ता है? बेल्जियम पड़ता है आपका यूरोप महाद्वीप में। यदि बात करें बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसकी क्या है? इसकी राजधानी है। और बेल्जियम में दो मुख्य संस्थाओं के क्या है? मुख्यालय है। वो मुख्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी नाटो है, ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और दूसरी संस्था है आपकी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में ही है। इसके अलावा बात करें कि बेल्जियम को और क्या कहा जाता है, तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का कॉकपिट। ठीक है, यूरोप का कॉकपिट, कॉकपिट के नाम से कौन सा देश फेमस है? तो वो आपका बेल्जियम ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, यानी कि यूपीएससी की, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में आता है। और बात करें इसके कौन से भाग में है, तो भाग संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में कौन है? यूपीएससी के चेयरपर्सन है, यानी कि यह वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। भाग कौन सा पड़ता है? भाग 14। अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि अनुच्छेद है, आर्टिकल कौन सा पड़ जाएगा? आर्टिकल 315। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरपीएफ का विस्तारित रूप क्या है? तो आरपीएफ का विस्तारित रूप क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, इसके अलावा बात करें क्रिकेट का, तो क्रिकेट की ट्रॉफी का नाम कौन कौन सी ट्रॉफी है? तो आपकी सीके नायडू ट्रॉफी है, सीके नायडू। इसके अलावा सीके नायडू के अलावा आपकी एक पड़ती है आपकी देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? तो क्रिकेट से है। इसके अलावा बात करें हॉकी का, तो इसका प्रसिद्ध कप है अजलन शाह कप। अजलन शाह कप। ठीक है, इस कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। फुटबॉल के संबंध में बात करें तो आपकी संतोष ट्रॉफी और आपका डूरंड कप। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो दोनों का संबंध आपका फुटबॉल से। बैडमिंटन की बात करें तो आपका थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन। इसके अलावा ओबेर कप होता है, एक होता है आपका ओबेर कप, उस कप का संबंध भी किससे है? तो उस कप का संबंध भी आपका बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो आपका स्वीडन करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वर्तमान में दिया जाता है आपका 6 क्षेत्रों में वर्तमान में दिया जाता है। लेकिन शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो शुरू में दिया जाता था आपका 5 क्षेत्रों में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका छठा क्षेत्र है, जो किस कौन सा है? आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या जाएगा आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कब से दिया जाने लगा है? तो ये आपका पड़ेगा 1969 में, यानी कि 1969 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है। उससे पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाना शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इस बात करें जीएसटी के बारे में, तो देखिए जीएसटी यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी शुरुआत आपको पता ही चलेगी कि 1 जुलाई 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू हुआ था? तो इस 101 में संविधान संशोधन 2016 के द्वारा ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसके अलावा बात करें कि
जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल यानी कि परिषद होती है, उसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो उसका उल्लेख 279 ए में है उसका उल्लेख। और जीएसटी जो परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका वित्त मंत्री होता है, ठीक है। और जो आपका जीएसटी है, जो कि आपका वस्तु एवं सेवा कर है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य था आपका असम, ठीक है। असम आपका पहला राज्य था जो कि आपको जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य था। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और है कि जो जीएसटी था वो किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? उसके लिए समिति थी आपकी विजय केलकर समिति, ठीक है, विजय केलकर समिति। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी यानी कि एनडीए कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी खड़गवासला में स्थित है। और खड़गवासला कहाँ पड़ता है? तो आपका पुणे के पास पड़ता है। पुणे कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें कि देहरादून में क्या है? तो देहरादून में आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी है, कहाँ पर है? तो आपकी देहरादून में पड़ती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो विश्व में टोटल महाद्वीप कितने हैं? तो आपके 7 महाद्वीप हैं। यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है आपका एशिया, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका पड़ेगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपसे पूछा है कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था टिम वर्नर्स ली, ठीक है, टिम वर्नर्स ली ने क्या किया था? इसका डब्ल्यू का आविष्कार किया था। कब किया था? तो ये 1989 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले संविधान बनने की जो कल्पना उत्पन्न हुई थी वो किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी ब्रिटेन में हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का था? तो लिखित संविधान आपका अमेरिका था। अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान निर्मित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो अपना भारत हो जाएगा। सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का है। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना था? तो आपका अमेरिका का बना था। सबसे पहले संविधान बनाने की सोच पैदा हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो आपकी ब्रिटेन से हुई थी। इस बात करें सबसे पहले संविधान किसका था? सबसे पहला संविधान आपका ब्रिटेन का ही था, लेकिन वो लिखित नहीं था, ठीक है। वो मौखिक चलता था, मौखिक रूप से, लेकिन लिखित किसका था सबसे पहले? वो आपका अमेरिका का चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश महासभा में अपने अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकते हैं? तो देखिए अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकते हैं? तो वो है आपका 5 आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। फिर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो महासभा को आपको विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विश्व की लघु संसद के नाम से भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को जाना जाता है। इसके अलावा बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो इनकी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या है इसका मुख्यालय? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमरकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके अमर सिंह। अमर सिंह ने ही अमरकोश पुस्तक लिखी है। इस बात करें रस खान की, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो उसका नाम है आपका प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। जब बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए कामायनी, कामायनी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके अलावा आपका तितली है, कंकाल है, तितली है, कंकाल है,
उसके अलावा आपका चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त नाटक है जो उनका ही, जो कि किनका है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। इस बात करें वेद व्यास की, तो उन्होंने किसको क्या लिखा था, महाभारत लिखा था। महाभारत किसने लिखा है, तो महाभारत आपका वेद व्यास जी ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आपसे पूछा जाए कि आर्यभट्ट किसके दरबार में थे, तो ये आपके चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट आपके गणितज्ञ, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उसके अलावा ये किसके दरबार में थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में थे। और शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर है। तो देखिए जड़त्व क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा वजन होगा उसमें उतना ही क्या होगा, जड़त्व होगा। यानी कुल मिलाकर आपके द्रव्यमान पे वो क्या करेगी, डिपेंड करेगा। उसका जो जड़त्व होगा वो द्रव्यमान पे उसका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा वजन उतना ही उसमें क्या होगा, जड़त्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। यानी वो बिंदु क्या कहलाता है, जिसपे उस पूरे सिस्टम का भार केंद्रित होता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। और ऐसा बिंदु जिसपे पूरे वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। लेकिन जिस पर भार केंद्रित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेप का पथ होता है, तो जब आप किसी, यानी जब आप भाला फेंकते हैं या फिर बॉल फेंकते हैं, तो जो जिस पथ पे आप बॉल फेंकते हैं वो पथ कैसा होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से बॉल फेंकी, तो आप इस तरह से बॉल जाती है, ठीक है, या फिर इस तरह से क्या जाता है, भाला जाता है। तो ये जो पथ होता है ये किस प्रकार का पथ होता है, जिसको बोलते हैं परवलयाकार पथ बोला जाता है। ठीक है, ये जो अपने बॉल या भाला जो भी फेंक रहे हैं वो अधिकतम कब गिरेगा, तो ये जो, ठीक है, ये जो आपका क्या है, ये आपका जो तल है, तल से जो एंगल बनेगा, जो आपका कोण बनेगा, ये थीटा जो बनेगा वो कितना होना चाहिए कि जब आपका जो वस्तु फेंक रहे हो मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं आर, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, इन थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाए कि जो आर, आर का मतलब क्या है, रेंज, रेंज मतलब परास, कि यहाँ से जो वस्तु फेंकी जा रही है वो अधिकतम दूरी पर जाके गिरे। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाए कि ये वस्तु अधिकतम दूरी पर जाके गिरे, तो थीटा बराबर आपको कितना रखना पड़ेगा, तो थीटा बराबर आपको 45 डिग्री रखना पड़ेगा। यानी कि 45 डिग्री जब थीटा रखोगे, यानी कि 50 डिग्री पे जब आप वस्तु फेंकोगे तो ये वस्तु कहाँ गिरेगी, अधिकतम दूरी पे जाके गिरेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होती है, जैसे कि मान लीजिए एक कण, ये जैसे सारे कई सारे कण हैं आपके, ठीक है, पहले कण को गर्म किया, फिर इस कण के द्वारा ये वाला कण गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर इसी तरह से आपका अंत वाला कण गर्म होगा। तो ये जो क्रिया कहलाती है गर्म करने की, ये क्रिया क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं चालन विधि। इंग्लिश में कहते हैं इसको कंडक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंडक्शन, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको चालन विधि। ठीक है, ये चालन विधि होती है, जिससे कि क्या होता है, मान लीजिए कोई लोहे की जो रॉड होती है उसको आप गर्म करोगे एक सिरे से, तो धीरे धीरे जब इसको गर्म करोगे तो धीरे धीरे आपका क्या पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। तो ये गर्म होने की जो विधि है वो कौन सी विधि होती है, वो आपकी चालन विधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है। देखिए रेटिना पे क्या होता है, रेटिना पे आपका जो आपने कोई चित्र देखा है तो वो चित्र कहाँ बनता है, वो आपका रेटिना पे बनता है। वही चीज़ कैमरा में कहाँ बनती है, तो कैमरा में आपकी फिल्म पे आपका क्या बनता है, चित्र बनता है। जैसे कैमरा में फिल्म पे चित्र बनता है, उसी प्रकार आँख में क्या होता है, रेटिना पर चित्र बनता है। कैमरे का फिल्म वाला भाग आँख के रेटिना वाले भाग की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करें कि आँख के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सी वस्तु होती है, तो वो होती है गाजर। यानी गाजर आँख के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्यों होती है, क्योंकि गाजर में क्या होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर पर, इसलिए गाजर आँख के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। इस बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है, तो वो आपकी क्लोरीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श गैस की ऊर्जा निम्न में से किस पर आधारित होती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो आधारित होती है वो किस पर होती है, वो तापमान पर डिपेंड करती है। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, पीवी बराबर NRT। तो इसकी ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, टी यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपकी टेम्परेचर यानी कि तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है वह क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं मृदु जल। और जो झाग नहीं देता उसको बोलते हैं कठोर जल। ठीक है, जल की जो कठोरता होती है, जल की स्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए देखिए, स्थायी कठोरता इसके कारण होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, सल्फेट के कारण क्या होती है, जल में स्थायी कठोरता आ जाती है। ठीक है, ये कठोरता दूर कैसे होती है, तो इसमें डिटर्जेंट का प्रयोग करके ये कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस कठोरता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी स्टैटिक धातु कहते हैं। देखिए, किसे स्टैटिक धातु कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। इसको स्टैटिक धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि टाइटेनियम का जो प्रयोग होता है वो वायुयानों के निर्माण में होता है, जो युद्ध टैंक होते हैं उनके निर्माण में होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी हमारा अच्छा संबंधित जो उपकरण होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रयोग किसका किया जाता है, तो टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेटजिक धातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। किसके द्वारा कहा गया था, तो वो कहा गया था डब्ल्यू बैटसन के द्वारा आनुवंशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आनुवंशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, डब्ल्यू बैटसन के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था। आपसे यही पूछा था कि आनुवंशिकी का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो डब्ल्यू बैटसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कीटबच्ची पौधा है, पिचर प्लांट है, बटरबर्ट है या फिर ब्लेंडर बर्ट है। ये तीनों ही प्लांट कैसे हैं, तो तीनों ही प्लांट आपके कीटबच्ची पौधे हैं। तो देखिए, जो पौधे होते हैं वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन यानी कि एन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कीटबच्ची पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, यानी जो पर्णहरित होता है उसकी भूमिका क्या है, तो उसकी भूमिका होती है प्रकाश को अवशोषण करने की, यानी कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, पर्णहरित का होता है। इसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं। इस बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो इसमें धातु होती है आपकी मैग्नीशियम, यानी कि Mg। कौन सी धातु होती है, तो मैग्नीशियम होती है। और क्लोरोफिल के ही कारण क्या होता है, पत्तियों या फिर पौधों का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा रंग होता है। नेक्स्ट देखिए, दाल में क्या पाया जाता है, तो दाल में क्या पाया जाता है, तो दाल में होती है प्रोटीन। ठीक है, दाल में क्या होती है, दाल में होती है प्रोटीन। पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होती है, तो सोयाबीन में आपकी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में आपकी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं, तो प्रतिरक्षी किसमें बनते हैं, यानी एंटीबॉडी किसमें बनते हैं, तो लाल अस्थि मज्जा में क्या बनता है आपका प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी बनते हैं। ठीक है, बात करें यकृत की, तो यकृत में क्या बनता है, देखिए यकृत में आपका विटामिन डी क्या होती है, विटामिन ए स्टोर होती है। विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होती है, तो विटामिन ए स्टोर होती है यकृत में। उसके अलावा बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी वो यकृत ही है। ठीक है,
ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया सकता, यानी इस शब्द में से जो भी अक्षर हैं इनके लेटर का यूज करके इनमें से ऐसा कौन सा जो बनाया नहीं जा सकता। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर सी दिखाई देगा, ठीक है। जो सी है जो इसमें कहीं भी नहीं है, जो सी है वो इसमें कहीं भी नहीं, इसका मतलब ये वाला जो आपका वर्ड है आपका बनाया जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग शब्द हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस शब्द के लेटर का यूज करके बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। आपको ऐसे ही पकड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, तो 28 या 29 दोनों दिन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न संख्या को चुनिए। तो इनमें भिन्न बताना है, इनमें से भिन्न कौन सी होगी। देखिए 100 10 का वर्ग होता है, 400 20 का वर्ग होता है, और 900 आपका 30 का वर्ग होता है। जबकि ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। इस प्रकार रुपया का संबंध भारत से है, तो येन का संबंध किससे होगा। तो येन किसकी मुद्रा है, येन आपकी जापान की मुद्रा है, ठीक है। रुपया किसकी मुद्रा है, भारत की, तो येन किसकी है, जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ये सीरीज किस तरह से बनी हुई है, 11 में जब 2 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर आपका 2 जोड़ा गया है, फिर आपका 4 जोड़ा गया है, तब कितना जोड़ेंगे 2 4 2 4 2, यहाँ कितना जुड़ना चाहिए, यहाँ 2 जुड़ना चाहिए। 23 और 2 कितना होता है 25, यानी कि नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 25 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 70 तक होती है आपकी 22। 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 70 तक होती है आपकी, तो 70 तक आपकी 19 होती है। 70 तक आपकी 19 होती है। उसके बाद में 70 से 80 तक, 70 से 80 तक कितनी संख्या अभाज्य होती है, तो आपकी एक तो हो जाएगी 71, एक हो जाएगी आपकी 73, एक हो जाएगी 79। इन 3 संख्या और होगी जो कि आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कुल मिलाकर कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी 70 से 80 तक, तो 1903 22, यानी 22 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो आपकी 70 से 80 से छोटी होंगी, जो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जोड़ना है आपको 6.705, और इसको सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये संख्या दे रखी है आपकी 6.705, 0.9, 18.09 और 107.2897। इसको जोड़ना कैसे होता है, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पॉइंट दे रखा है पॉइंट नीचे ही पॉइंट लिखना है, ठीक है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखना है, फिर इसको जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 अंक हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कितने अंक हैं, यहाँ पे 4 अंक हैं। 4 अंक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगा देना, ठीक है। यहाँ पे 3 0 और लगा दीजिए, यहाँ पे 2 0 है, तो 2 अंक हैं, तो 2 0 आप और लगा दिए। अब आपके क्या हो गए, 4 अंक हो गए, ठीक है। अब इसको जोड़ते जाइए, तो 7 में जोड़ेंगे 0, तो यहाँ कितना आएगा 7, फिर 9 और 5 14, हासिल का 1, फिर 9 और 1 10, 10 और 18, हासिल का 1, उसके बाद में 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 2 19, हासिल का 1, उसके बाद 7 और 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 8 22, हासिल के 2, 1 और 2 3 और 1 का 1, यानी कि 132.9847। देखिए कौन सा ऑप्शन है 9847 वाला, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दे रखा है। जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, ठीक है। अगर पीछे कर दोगे तो आप जोड़ नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो देखिए जब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, फिर प्लस दे रखा है, प्लस कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, यही होता है। अब माइनस के 2ab से प्लस के 2ab खत्म हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कितना बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। कैसे निकालते हैं, तो किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n माइनस के 2 इंटू 180 होता है, ठीक है। जैसे n कितना है, भुजाओं की संख्या, आपका यहाँ पर कितना था, चतुर्भुज था, यानी कि 4 भुजाएं हुई, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यहाँ रखिए 4 माइनस के 2 गुणा 180
4 माइनस के 2 यानी कि 2, 2 गुणा 180 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 360। तो चतुर्भुज के अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दे रखी है 15, ऊंचाई दे रखी है 12, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जिसमें ऊंचाई भी दे रखी है और आधार की लंबाई दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, आधार कितना दे रखा है यहाँ पे 15, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी 12, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 2 से काट देंगे, यहाँ पर कितना कटेगा 6 बार, 15 इंटू 6 कितना होता है 90, तो 90 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आपका एरिया निकल के यानी क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 90 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितने के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, 1/कोसेक थीटा, तो साइन थीटा के बराबर हम यहाँ क्या रख देंगे, 1/कोसेक थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा, बच्चे कितना 1, इसका मतलब इन दोनों गुणनफल कितने के बराबर आएगा, तो इन दोनों गुणनफल आएगा आपका 1 के बराबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 24 तिया 72 माइनस के 18 तिया 54 बटे में आ जाएगा 8 7 56 माइनस के 48 प्लस के 1 यानी कितना बचेगा माइनस के 47। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 72 में से 54 जाएंगे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 18, और नीचे कितना बचेगा आपका, ये 3 और 6 9, 9 बचेगा, 9 से कटेगा आपका ये 2 बार, तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है, तो संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है, उस संख्या को उसके वर्ग यानी x² में से घटाने पर उस संख्या को घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। आपसे ये तो कह रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग में से उस संख्या को हटा दिया जाए तो हमें 20 मिलना चाहिए। देखिए ऑप्शन तो उठा के चेक कर लेते हैं। देखिए 10 का वर्ग 100, 100 में से 10 घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा 90, लेकिन बचना कितना चाहिए 20 बचना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उस हिसाब से 15 है, 225 होता वर्ग, 225 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा 210, लेकिन बचना कितना चाहिए 20, तो ये भी नहीं होगा। उसको इसी प्रकार 20 भी नहीं होगा, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 25 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 20। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, 36/56 कितने परसेंट के बराबर है। तो परसेंटेज निकालने क्या करेंगे आप, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 37/56 गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा 14 बार और 4 से कटेगा 25 बार। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 66 सही 1/14%। आराम से बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर कितना जाएगा 66 सही 1/14%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रामधन ने एक गाय 8250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी, तो गाय का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य दे रखा है 8250, 4% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका हम विक्रय मूल्य कैसे निकाल देंगे, इसका विक्रय मूल्य निकाल देंगे 8250 गुणा 4% लाभ पर है, तो 100 + 4 यानी कि 104% इसका डायरेक्ट निकाल देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा 2 बार, और 5 से कटेगा आपका ये 5 एकम 5, 3 बचे, 5 इंक 30 और 25। ठीक है, और 2 से कटेगा आपका ये 52 बार। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, यानी 165 में गुणा करेंगे इसका 52 का, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8580। क्या करना है आपको, 165 में गुणा करना है 52 का। ठीक है, 8580 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्या को औसत क्या होगा। पहली 10 पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो देखिए 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपकी पहली 10 पूर्ण संख्या होंगी। इसका औसत कैसे निकालते हैं, तो जब संख्या क्या दे रखी हो, क्रम से दे रखी हो, तो औसत क्या होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का आधा, यानी 0 + 9, 0 + 9 बटे में कितना जाएगा 2, तो यानी 9/2 कितना जाएगा 4.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए 2.25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2.25 का वर्गमूल निकालना है आपको। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बटे में 100 आ गया तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 15/10 कितना होता है 1.5। आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5। नेक्स्ट देखिए कौन सा मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपको मिश्रण दे रखा है 600, आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दर कितनी है 5% है, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए ये हमने मान लिया कि हमारा जो मूलधन था पी हमारा कितना है 100 रुपये है। ठीक है, दर कितनी है 5% है। इस 5% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज मिल रही है। तो ये तुम्हारा मूलधन 100 रुपये है, तो हमें ब्याज कितनी मिलेगी, तुम्हें ब्याज मिलेगी 5 रुपये। ठीक है, 100 रुपये में 5 रुपये ब्याज मिलेगी, कितने साल के लिए 1 साल के लिए ब्याज मिलेगी क्योंकि वार्षिक है। उसके बाद 5 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 5 साल में ब्याज मिल जाएगा हमें 5 गुणा 5 यानी कि 25 रुपये में ब्याज मिल जाएगी। यानी जैसे हमारे पास 100 रुपये थे तो 100 रुपये पे 5% कर से हमें 1 साल का ब्याज मिलेगा 5 रुपये, 5 साल का ब्याज मिल जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा हमारा 100 + 25, 100 + 25 यानी कि 125 हमारा क्या हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण क्या होता है, जब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं हमें मिश्रण मिल जाता है। अब देखिए अब हमें मिश्रण दे कितना रखा है, हमें मिश्रण दे रखा है आपका 600 रुपये, यानी कि 125 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 600 रुपये। सॉल्व कर लेते हैं, 125 यूनिट बराबर 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600 बट्टे में 125। आपसे पूछा क्या मूलधन कितना था, यानी कौन सा मूलधन था, मूलधन हमने कितना माना था 100 यूनिट हमने मूलधन माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 बटे में 125 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये आपका 120 बार, और 120 × 4 कितना होता है 1248 यानी कि 480 रुपये। इसका मतलब हमारा जो मूलधन था शुरू में कितना था, हमारा मूलधन था 480 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.32 और 0.02 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए इस मध्यानुपाती वाले सवाल मैंने आपको पहले भी करा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का वीडियो का, कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बताइए उसकी चाल मील प्रति घंटा में बताइए, मील प्रति घंटा में कितनी होगी। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर बराबर कितना मिल जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर मिल जाएगा हमको 1/1.6 मील। क्लियर, हमें चेंज किस में करना है, किलोमीटर को मील में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे भी घंटा है बटे में यहाँ पे भी घंटा है। कुल मिला के हमको 48 किलोमीटर को मील में चेंज करना है। तो किलोमीटर को मील में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 1.6 का भाग करना पड़ता है। तो 48 में बटे कर देंगे 1.6 से, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, और 16 × 48 30 कितना आ जाएगा आपका 30 मील प्रति घंटा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 मील प्रति घंटा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।